हेलो दोस्तों, बाल विकास के सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से हो रही होगी। तो इसलिए आज हम आप लोगों के लिए सीडीपी के 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन जो है पहले से परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। ऐसे प्रश्न को हल करने से हमारी जो है इसमें रिवीजन भी होता है और हम अपने आप को जो है आप जांच पाएंगे कि 30 में 30 कितने सही जा रहे हैं। तो इसी के साथ में आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान की का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने का पठार, सीखने में रुचि। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सीखने में स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा आप लोग बताएंगे। इसमें आपका सीखना जो है व्यवहार में परिवर्तन अनुभव द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? रेखा चित्र, आयत चित्र आवृत्तियों के या स्तंभों के माध्यम से जो है प्रदर्शित करते हैं। स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति, रेखा चित्र। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सांख्यिकी आयत चित्र का सर्वप्रथम प्रस्ताव जो है कार्ल पियर्सन ने दिया था। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि सांख्यिकी आयत चित्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आप लोग इसमें सही करेंगे, कार्ल पियर्सन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो हम इसमें जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ में, किशोरावस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति पर जो है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर, चूहों पर। तो कुत्ते पर तो पाउलो जी ने जो है प्रयोग किया था, वनमानुषों पर कोहलर ने किया था, बिल्ली पर जो है थॉर्नडाइक ने किया था और चूहों पर जो है स्किनर द्वारा किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि वाले लब्धि वाले बच्चे डॉट डॉट में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने, अच्छे अंक प्राप्त करने। इसका आप लोग आंसर बताएंगे कौन सा सही होगा। तो इसमें सृजनशीलता आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? रुचि, नवीनता, रुचि, आकार। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका रुचि जो होगा ये ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? भैया नहीं वाला जो क्वेश्चन होता है इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो इसी में आपका 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है और आप जो है अपनी सफलता से चूक जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्याहरण विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो इसमें जो है शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने जो है स्मृति मापन की कुछ 4 विधियाँ बताई थी। उन 4 विधियों में जो है प्रत्याहरण विधि शामिल है, पहचान की विधि शामिल है, पुनः सीखने की विधि शामिल है, पुनः निर्माण की विधि भी शामिल है, लेकिन इसमें तार्किक विधि जो है शामिल नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, तार्किक विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रत्याहरण विधि जिसको हम कहते हैं रिकॉल मेथड, पहचान प्रतिध्यान विधि रिकॉग्निशन मेथड, पुनः सीखना रीलर्निंग, पुनर्निर्माण रिकॉन्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टॉट का विकास किसने किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टॉट का परीक्षण साइमंड, होल्ट्जमैन, मरे, बैलक। तो इस परीक्षण को जो है मरे ने 1935 ईस्वी में जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया था। कहाँ पर? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया था। ठीक है, इस परीक्षण में क्या होता है, कुल मिला के 31 कार्ड होते हैं जिसमें 30 पर क्या होता है चित्र छपे होते हैं और एक कार्ड क्या होता है ब्लैंक होता है। तो इस कार्ड के माध्यम से ही जो है व्यक्ति का मापन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमको तो लग रहा है भाई कि इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 पर जाएंगे हम लोग कि बाल केंद्रित शिक्षा आप चल रही है कि जो शिक्षा का माध्यम होगा विद्यालय में वो बालक पर केंद्रित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? नहीं का विशेष ध्यान रखना, इसको क्वेश्चन पेपर मिलते ही जैसे आप प्रश्न को पढ़ेंगे आप नहीं को तुरंत अंडरलाइन कर देंगे वहाँ पर। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन का गलत होने का चांस जो है कम हो जाता है। तो आप बताएंगे निरंतरता का अभ्यास, वर्गीकरण का अभ्यास, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि जो वर्गीकरण का सिद्धांत जो है ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत में जो है शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? पाठ प्रस्तावना, तो पाठ प्रस्तावना जो है हमारा तत्परता के नियम पर आधारित है। ठीक है, इसमें शिक्षक को सर्वप्रथम शिक्षार्थियों की अभिरुचि, अभिक्षमता एवं तत्परता का मापन कर लेना चाहिए कि बच्चा सीखने में रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान। संप्रत्यय निर्माण में प्रथम सोपान सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? इसमें प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा? टोलमैन, बंडूरा, थार्डाइक। तो इसमें बंडूरा द्वारा जो है प्रेक्षणात्मक अधिगम का संप्रत्यय दिया गया था, बंडूरा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं सीधे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को इसमें शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसी के साथ में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। अधिगम में डार्ट ने प्रभाव का नियम दिया था। प्रभाव का नियम किसने दिया था? प्रभाव का नियम किसने दिया था? थार्डाइक महोदय ने दिया था प्रभाव का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक, इसमें जो कीवर्ड होते हैं इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ में? रुचि, लक्ष्य, आवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रवृत्ति। नंबर 3 ऑप्शन है प्रकाश, ध्वनि, गंध। नंबर 4 पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो इसमें आपको जो सही विकल्प लग रहा है आप उसका चयन करेंगे। तो अवधान, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। अवधान के आंतरिक व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं रुचि, रुचि लेगा बच्चा जब भी तो सीख पाएगा। उसका लक्ष्य होगा, लक्ष्य निर्धारित करेगा। उसके बाद में आवृत्ति के माध्यम से जो है उसका निर्धारण करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शिशुअवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इसमें वैसे तो सही है ऑप्शन, चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें जो है 4 जो है सबसे उचित आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा देखिए, एक कीवर्ड भी आप लोग देखते रहिए कि जहाँ केवल वगैरह आ जाए तो समझ लीजिए कि वो प्रश्न आपके सही होने के चांस कम रहते हैं। जैसे यहाँ पर केवल है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो केवल का मतलब जो है उस विशेष क्षेत्र को जो है चिन्हित कर देना। ठीक है, तो इसमें केवल वाले क्वेश्चन का सही होने का चांस बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने पाने के कारण कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा देंगे पहले से। डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्मन सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। ये 21वें गुणसूत्र के अलग ना हो पाने के कारण होता है। तो ये कौन से सिंड्रोम कहलाते हैं? ये डाउन सिंड्रोम कहलाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन 100% आएगा। डाउन सिंड्रोम क्या है? ये एक आनुवंशिक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि शिशुओं का शारीरिक और मानसिक विकास देरी से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का जो जन्म 21वें क्रोमोसोम्स के माध्यम से के अतिरिक्त एक विशेष प्रकार के क्रोमोसोम से हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग कौन सा सही लगाएंगे? चलिए बताइए। इसमें पूर्व पारंपरिक अवस्था जो है कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता बाह्य कारकों का निर्धारण करती है। ठीक है। इस पारंपरिक अवस्था में जो है बालक की अवधि 10 से 13 वर्ष होती है। इसमें बालक की जो अवस्था होती है दूसरों के नैतिक मानकों को अपने स्वयं के नैतिक मानकों के अंतर्कृत कर लेता है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? मतलब सही क्रम कौन सा हो सकता है आपका? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। तो 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले अंडा जन्म लेता है। सबसे पहले अंडाणु, उसके बाद में शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया यहाँ से पर प्रारंभ होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्मुखी, बाह्यमुखी एवं उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इसको आप लोग बताएंगे। ग्रेसम के द्वारा, युंग, सोल्डर, स्प्रेंजर। तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था युंग के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? युंग के द्वारा। ऐसे बालक क्या होते हैं? रूढ़वादी प्रवृत्ति के होते हैं, रूढ़वादी प्रवृत्ति के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, नियम से संबंधित किस विधि के सोपान हैं? तो आप इसमें एक चीज़ याद रखेंगे कि ये जो है आगमन विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश में होता है। तो किस में होता है? इदम, अहम, पराहम, परिस्थितियों में। तो पराहम के माध्यम से जो है हमारे मूल्यों का अंतरीकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन आज का। व्यवहारवादी ने क्या कहा? मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना दूँ। फ्रीमैन, न्यूमैन, वॉटसन, होलजिंगर। तो वॉटसन कौन थे? व्यवहारवादी थे। तो इन्होंने कहा था कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, उसको मैं जो चाहूँ चोर, डॉक्टर, वकील मैं बना दूंगा उसको। व्यवहारवादियों में जो है थॉर्नडाइक, पाउलो, स्किनर और वाटसन, ये जो है व्यवहारवादी हैं। बाकी जो प्याजे और वाइगोस्की हैं ये रचनावादी से संबंध रखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान आकर्षित होने में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपदेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। तो इसमें आप कौन से क्वेश्चन ऑप्शन के साथ में जाएंगे? चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। इसमें उद्दीपन की तीव्रता आपका सही हो जाएगा। ठीक है। उद्दीपन की तीव्रता। उद्दीपन तथा अनुक्रिया का जो है प्रत्यक्ष संबंध होता है। यह संबंध जो होता है पुनर्बलन के आधार पर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्दीपन जितना तीव्र प्रभाव वाला होगा, अनुक्रिया भी उतनी तीव्र ही प्रभावी होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग पहला इसमें सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। क्या है? शिक्षण, असहानुभूति, समदृष्टि, अप्रेरणा। जैसे इस प्रकार के जब डॉट वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हम लोग बैठा कर भी ऑप्शन को देखते हैं कौन सा बैठ रहा है। तो इसमें देखिए पहला बैठ रहा है कि शिक्षण छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। 27 नंबर देखेंगे आप। तो ये शिक्षण जो है छात्र में रुचि उत्पन्न नहीं कर सकती है। सहानुभूति, सहानुभूति के माध्यम से जो बच्चों में रुचि उत्पन्न नहीं किया जा सकता है कि हम लोग बच्चा मान लो उसको होमवर्क दिया और वो नहीं कर पाया तो उसको हम उसके साथ सिंपैथी दिखाने लगे या सहानुभूति दिखाने लगे। ठीक है। समदृष्टि, ये भी नहीं होगा। हम बच्चे को जितना अधिक प्रेरणा देंगे, मान लो बच्चे को हम घर से होमवर्क करने के लिए 1 से लेकर 100 तक जो है उसको हम गिनती लिखने के लिए दिए और बालक मान लो थोड़ा बहुत प्रयास किया करने का, तो वो विद्यालय में आने के बाद में जो है उसको हम और प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरणा देंगे उसको। ठीक है। इसलिए बच्चा जो है सीखने में रुचि उत्पन्न करेगा।
चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइड के अनुसार, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़ा होने से आसान हो जाता है, आप इसको बड़ा देखने के बाद में घबराएंगे नहीं। नंबर 1 ऑप्शन है इसमें, ग्रहण की या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। इसमें हम लोग कीवर्ड है ढूंढेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। नंबर 3 ऑप्शन है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, स्मृति से अलग कर दिया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन सा आपका सही होगा। तो इसमें हमें ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा सही लग रहा है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों के स्मृति से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फ्रायड ने कहा था कि यह जो मनोवैज्ञानिक मन तथा विकल्प के आधार पर जो है निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। SOR किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वॉटसन, कोफका, कोहलर, गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये जो है गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। SOR का मतलब हुआ स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। वह मापनी जिसके अंतराल अपनी मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। नामित मापनी, क्रमसूचक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान में 4 प्रकार की मापनियाँ वर्णित हैं, जिसको हम लोग नामित मापनी, क्रमसूचक मापनी, अंतराल मापनी तथा अनुपात मापनी कहते हैं। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो अनुपात मापनी कहलाती है। तो इसी के साथ में जो है आज के 30 क्वेश्चन समाप्त हुए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके 30 में से कितने सही हुई, ठीक है। इसी के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद।